अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। जुमा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेबाबासी, मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज हम माशाल्लाह इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं आज सुबह सवेरे मुझे हलीमा याद आ गई। वो इस तरह मैंने कहा मैं जाके से बात करूँगा। मैंने कहा अब वो मौसम आ गया कि जो ठंडा पानी लगेगा जिससे पे चलीसे से निकलेंगी कि अब तो है ना, अब वो मौसम आ गया कि थोड़ा सा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी पड़ता है। और दूसरी बात ये कि अब वो वाला मौसम भी आ गया कि आपका ना सुबह बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता। हालांकि मैं अभी सोच रही थी कुछ दिन मौसम होता है मेरा तो एवरी टाइम निकलने का दिल करता। लेकिन गर्मी होती है तो आपको उठना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जिस तरह सर्दी आती रहती है या मौसम बेहतर होता रहता है तो आपका कोजी होने का आपका दिल करता है, आपका दिल चाहता है कि आप थोड़ी ज्यादा देर जो है वो बिस्तर में गुजार लें। शादीशुदा लड़की लग रही है। अच्छा, जिस तरह शादीशुदा नहीं वो दूसरे दिन से दिन निकलती है, थोड़ी तैयार होकर निकलती कि मैं अच्छी लगूं, वही लगूं थोड़ी तैयार वो जो पहले लग रही थी पहले दिन, आज अब वैसी लग रही है थोड़ी। आई डोंट नो दैट वो वाइब कि मैं बहुत अच्छी हूँ। और फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद कहती तू लाख पता जासी में। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि 1 साल बाद जो है ना वो इंसान का असल पता लगता है, तो मेरे 3.5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हारा पता बहुत पहले चल गया होगा उन्हें। अच्छा, पूछ रहा हूँ, तो सवाल है। सारे पीछे से कह रहे हैं लग पता क्या होगा उन सारों को। ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसको लग पता गया है, तुम्हें या उनको। अच्छा, आज क्योंकि मैं जरूर इंडिया को ये बात कहूँगा, एक मैसेज है उनके लिए, पब्लिक सर्विस मैसेज, कि आप ज़रूर अगर निशान इम्तियाज़ या निशान जुर्रत और ये कुछ दे रहे हैं तो आपने ज़रूर हमारे विंग कमांडर हमारे हमज़ा को आपने ज़रूर देना है, हमारे स्क्वाड लीडर यूसुफ को ज़रूर देना है। इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इन्होंने आपको बताया है कि जो यूरोपियन मशीनों पर आप इतना गरूर करते थे अपनी अस्करी क़यादत पे, आपको बहुत मुँह की खानी पड़ी। और लेसन लर्न, जब भी आप किसी से कोई चीज़ सीखते हैं तो आप उसका शुक्रिया जरूर अदा करते। तो अगर आप उस्ताद होता है एक तरह से वो आपका कि जो आपको सिखाता है। दूसरी बात, अपनी आपने फौज को एक अपने प्रोग्राम में बिठाया, और मैंने तो केबीसी प्रोग्राम है जो किस पे बिठाया, बड़ी मुझे हंसी है। मैंने कहा आपने गलत किया, आपने कपिल शर्मा शो पे बिठा देते। ये मैं कल ये कमेंट्स वो नीचे आए हुए थे, मैंने भी कल ये बात कही थी कि आपने उसको बहुत सीरियस शो समझ के नहीं देखना। अगर आप उसकी क्लिप्स देख भी रहे हैं तो आपने उसको कॉमेडी शो समझ के देखना, तो आपको बड़ी हंसी आएगी और आपको बड़ा खुशी जो है वो मिलेगी। अपने लोग हंस रहे हैं, एवरीवन नोज कि आपके साथ क्या हुआ है, और उसके बावजूद अगर आप बेशर्मी से कहते फिर रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो उनको सबक सिखा दिया ये वो, और अपनी खुद भी जानते हैं और हम भी। हाँ, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद है अपने उस पे। आपने तो मीडिया ऐसा है कि वो रील दोबारा चल सकती है, और सब जो है वो लोगों के पास चीजें महफूज रहती हैं। अगर आप उन्हें हस्ती से मिटाना चाहे तो जो बात आपने अदा कर दी, पर आपने जरूर हमारे जो है ना हमारे फौजियों को, हमारे पाक फजाइया को जरूर देना। आपने उनसे बड़ा सीखा है इस बार, और आपको पता चल गया। और आपने जिन जिन से मशीनें ली हुई थी उनको फिर आपने बताया कि यार ये गलत हो गया हमसे, आपकी मशीन। लेकिन उन्होंने भी आगे से आप ही को कह दिया कि जब मशीन चाहे जितनी मर्जी ले लो बड़ी, लेकिन जब तुम लोगों को चलानी नहीं आती तो फिर इसका हम कुछ नहीं कर सकते। किस काम की हो। और आप आज का टॉपिक बताते हैं जनाब, जनरेशन गैप के बारे में है कि किस तरह जनरेशन गैप। हमने हमेशा आजकल की जनरेशन के बारे में बात की है, लेकिन आज में थोड़ा सा रिवर्स में पॉइंटर्स भी ऐसे ही थे, लेकिन मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा पीछे जाएं। हमारी जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज हम अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो लेगेसी हमें मिली है। तो अब पॉइंट ये है कि अब लेगेसी गुड यार साथ मिलकर खाए। सो अच्छा, अब जो चीज़ है जो देखने वाली है कि हमारे पेरेंट्स को जब भी कोई फैसला होने लगता है, जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, अब उसकी वालिदा के साथ ये हुआ कि उनके भाइयों ने उन्हें जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। उनके वालिद बड़े सख्त थे, भाइयों के साथ वो बड़े लीनियंट थे, बहुत अच्छे थे, बेटियों के साथ सख्त। बेटियों का जब हिस्सा भी आया तो भाइयों ने खा लिया, सब कुछ कर दिया। अच्छा? अब ये हुआ कि लोग उलट होते हैं, वैसे बेटियों के साथ लीनियंट होते हैं, लड़कों के साथ नहीं। वो अब ये हुआ कि ये हुआ, और दूसरी बात पता है क्या हुआ, बेटों को दे दिया सब कुछ। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो रहते बच्चों के बेटों के घर में थे, तो इस वजह से बेटों के नहीं ये होता है कि बेटों के घर जब आप रहते हैं, वो सी ऑफ ना भी करें, बेटों के घर जब रहते हैं तो आप क्योंकि अच्छे बने। जैसे मुझे अभी तक याद है हमारा असगर के पेरेंट्स का बहुत अजीब सा स्टांस था
क्योंकि वो अपने बेटे घर में रहते थे तो वो सारा कुछ कहते हमारा बेटा बहुत अच्छा, हमारा बेटा ये, हमारा वो। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि हम लोग बह जाते हैं। अब वो अब कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैसे कैरी फॉरवर्ड किया कि उन्होंने क्या किया, जो उनका अब बेटा है उन आंटी का जिनके साथ ये हुआ, उन्होंने अपने बेटे को सही रगड़ा हुआ है, उन्होंने उसके साथ सही ज्यादती कर रही हैं। और मैं शुक्र है नाम नहीं ले सकता, ना ले रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरह ज्यादती कर रही हैं कि अब वो घर उन्होंने जब उससे प्लॉट लिया, उन्होंने कहा घर तो मेरे नाम करोगे, ताकि जब कल को लोतर कुछ होता है तो बेटियों के हिस्सा ये ना ये ले जाए। उनकी बहनों ने कहा देखा था हमारे भाइयों ने क्या किया था, ये ना तुम्हारा बेटा भी यही करे। ये जनरेशन गैप, जनरेशन ट्रॉमा है, ये क्या हम कहीं पे रोक सकते हैं? हलीमा, आई विल गो टू यू बिकॉज यू ऑल्सो हैव वन ब्रदर एंड आपके अब्बू भी शायद एक भाई थे। नहीं, वो चार भाई थे। लेकिन क्या आपके पेरेंट्स ने भी जनरेशनल ट्रॉमा, क्यों मेरे माँ बाप ने भी थोड़ा बहुत लिया, मैंने देखा कहीं ना कहीं उनको जनरेशनल ट्रॉमा था, आगे लेकर आए, लेकिन समझते भी रहे कि ये हमारे साथ हुआ था तो अब हम नहीं करेंगे। या आप जो कह रहे हैं ना, आप टोटली ऑपोजिट हो जाते हो, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपके ऊपर गुजरता है वो आप अपने बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना चाहते। तो मेरे जो दादा हैं वो काफ़ी सख्त मिजाज हैं, और वो सारी चीज़ अभी भी है माशाल्लाह। ही इज़ ऑलमोस्ट 100 years old अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिजिकली मेंटली ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, बिल्कुल ठीक है। वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते पैदल रोजाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो वो ज़रा सख्त मिजाज हैं। तो मेरे फादर जो है वो हमेशा से ज़ाहिर है उनकी सख्ती से, ज़ाहिर है पेरेंट्स की सख्ती से आप जो है वो घबराते हो, या इस तरह आपका एक उनके दरमियान जो है ना वो गैप एक आ जाता है, आप उस तरह से बात नहीं कर पाते। तो मैंने हमेशा से अपने जो फादर है उनको देखा कि वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ दोस्तों की तरह हमेशा रहे, कि मेरे बच्चों को जब भी कोई मसला हो, कुछ भी हो, वो आके मुझे बताएं। इवन यही है हमारे साथ, जब भी कोई इस तरह का, मेरे दादा नहीं, वो साहिवाल में ही रहते, क्योंकि मेरे बाकी सारे दोनों चचा ताया साहिवाल में है। वो यहाँ पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन अब जो है वो एज की वजह से नहीं करते ट्रैवलिंग, तो इसलिए काफ़ी ऐसे से नहीं आए। So any trauma you have seen to trait बाबा में जो बड़ा डिफरेंट हो रहा है? मुझे ट्रॉमा तो मैं नहीं कहूँगी, एक उनकी बड़ी अजीब सी आदत है कि वो कहते हैं कि जब सुबह हमें उठाया जाता था तो बहुत सख्ती से कहा जाता था कि पहली आवाज़ पे उठना है। तो वो अभी तक आप उनको जाके चाहे जितनी प्यार से भी आवाज़ दो कि बाबा जी या समथिंग, तो वो जिस स्पीड से या मतलब जिस झटके से उठते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इसका मतलब है इनके दिमाग में अभी तक वो चीज़ है कि मैंने एक आहट पे जो है वो उठना है। तो वो चीज़ मुझे लगती है ट्रॉमा, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी। अच्छा, पता नहीं क्या चीज़ है। बात करी थी दादा की, तो असद भाई बार बार कहते फखर भाई भी तो देखो नमाज पढ़ने जाते हैं ना, खुद से बेचारे उनकी क्यों पीछे पड़े हुए। कितनी उम्र होगी? 95, 90 की कोई उम्र होती है? 70 उम्र? 70 तो नहीं है फखर भाई, 70 है आप? 70 नहीं? नहीं बेचारे होंगे। अच्छा, लेकिन मैं बता रही थी कि मेरे फादर बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो मुझे लगता है कि ये चीज शायद उन्होंने वहाँ से ली है कि जो वो चीज थी उसको वो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब बताओ, क्या ये आपने मेरे से सीखी आदत? क्या? हर किसी को बेटे कहना? नहीं, मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरे स्टाफ जो है ना, हाँ। तो मेरे अब्बू बेटे कहते हैं। तो आई वाज 7 years old also, तो मुझे शौक होता था पापा बनने का। मैं अच्छा। गलत तरीके से कहता था, मुझे पापा होने का, तो मैं हर किसी को बेटे तो मेरे अब्बू कहते बेटा आप नहीं कहो। So I like that. अच्छा, मुझे बताओ जी, क्या सीन है तुम्हारा, क्या पका रही हो? पहले तो ये बताओ, और क्यों पका रही हो, क्या वजह है इसकी? क्या वजह है इसकी? वजह तो ये है कि आज जुम्मा है और फिर मीठा बनता है, तो मीठे में मैं आज तो मीठा नहीं था। वो फरमाइश कुछ और थी ना, इसलिए। फरमाइश तो पिछली बार भी थी, आपने शास्त्री की हुई है, आपने अभी तक नहीं बनाया। वो बना दूंगी ना, पूरा हफ्ता है ना, नया स्टार्ट करेंगे। वजह आसान है? आसान भी है और तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है मेरे, बस। और तो तबीयत कभी बेहतर नहीं होती, थक गई हो। अच्छा चले ठीक है, ओके। क्योंकि हम ज्यादा काम करते हैं मर्दों की निस्बत, और फिजिकली मर्दों हम बैठ के काम नहीं करते ना कंप्यूटर पे, हम चलते फिरते रहते हैं। नहीं, और दूसरी बात ये कि मर्दों की निस्बत खवातीन कमजोर होती हैं फिजिकली, जाहिर है, तो इस वजह से कोई बात नहीं। मैंने ये देखा खवातीन अक्सर भी अटेंशन पाने के लिए भी करती हैं। अच्छा चले, मैं बता देती हूँ। नहीं, मेरी अटेंशन पाने की जितनी भी कोशिश कर मेरी अटेंशन, मैं अटेंशन के लिए, अगर आप ये ना बताते तो मैं भी ना आपको बताती कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने आपको बताया ही नहीं। अच्छा, हलवा क्या मुख्तलिफ होगा तुम्हारे हलवे में? इसमें गुड़ जा रहा है,
कौन जा रहा है? गुड़ 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 जा रहा है, चलो कोई तो जा रहा है हमारी जिंदगी से। इसमें चीनी जिन्हें ऐड नहीं जाना करूंगी, चाहिए, गुड़ वो ऐड जा रहे हैं। करूंगी, गुड़ की चाशनी बनाऊंगी और उससे फिर सूजी का ठीक हलवा हो गया। बनेगा। ज़ैनब, जनरेशन गैप के हवाले से हम बात जी। कर रहे थे। हुमायूं बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो लेके आए थे कि बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो वही चीज़ आगे रेप्लिकेट करने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से? आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आई वांट योर अच्छा, क्योंकि फादर का रोल उस हिसाब से मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में नहीं रहा, लेकिन जो मदर का रोल था वो बहुत बहुत ज़्यादा, मेरी जो अम्मी है ना वो स्ट्रिक्ट है। वो क्यों स्ट्रिक्ट थी? क्योंकि मेरी नानी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। मतलब कि अगर मैं अम्मी निटिंग कर रही है ना, तो अम्मी ये कहती थी कि मैंने Knitting. जो ये निटिंग सीखी है ना वो मेरी अम्मी ने नहीं सिखाई, मैंने उन्हें देख के सीखी है। तो तुम भी देख के सीखो। अम्मी नहीं सिखाती थी। मैंने अरे खाना वाह। बनाना, अगर मैंने खाना बनाना सीखा तो अम्मी ने मुझे सिखाया नहीं है। अम्मी कहती हैं मेरे पास खड़ी हो जाओ, अगर इंटरेस्ट है ना पास आके खड़ी हो जाओ और देखती रहो कि मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ और किस तरह ऐड कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी नहीं। तो मेरी अम्मी बहुत सख्त थी क्योंकि नानी ऐसी थी। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अम्मी के साथ लाइफ में होती रही और वो फिर अम्मी ने हमारे साथ भी, जिस तरह से हमारे घर में शीशा देखना अलाउ नहीं था लड़कियों का, हम शीशा नहीं देख सकते थे, शीशे पे पर्दा था। ये जो है ना पुराने ज़माने के जो लोग होंगे उनको पता है कि वो I शीशे पे think पर्दा। Halima has a story also. I'll ask her as well. ये ऐसे कभी आपके ना पास आती। भी तो ये कभी चीज़ें नहीं नहीं, हैं। मैंने भी ये सारी चीज़ें सुनी हुई सुनी है है। क्योंकि मेरी मामा भी जो है वो काफ़ी सख्त मिजाज ना, है मेरी और अम्मी उनकी सख्ती बहुत काम भी आई है। मैं उसको मैं अब उससे गलत नहीं समझती। जब मैं देखती हाँ, हूँ जब कि हम- छोटे थे तो तब हाँ, होता था, गलत बुरा समझते लगता थे, था। अब नहीं हाँ, मैं समझती। जैसे मैं स्कूल जाती थी तो अम्मी बाल बनाती थी, तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मैं दिख कैसी रही हूँ, बस मुंह धो लिया, इस तरह से होता That's था। very strange. तो ये Very क्यों strange. क्योंकि मेरी, लेकिन मैं अगर अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करती। मेरी अच्छा, अम्मी बहुत मेरी- हैरान होती हैं, तुमने आयत को, इब्राहिम को इस चीज़ की इजाज़त दी? मैं कहा हाँ, क्योंकि मुझे नहीं थी, मैं दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि उनको ये इजाज़त मिलनी चाहिए, I इन चीज़ों की understand that मिलनी trauma चाहिए। और अब हाँ। तुम्हें वो बड़ा हिट करता अच्छा, होगा। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। मैं तो फिर कौन हमारे है, बस गेस्ट बड़ा भी time है, मैं बहुत बातें हमारे हमारे साथ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में हमारे साथ में। Good. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब हुमायूं ज़ेब अब्बासी एट द मोमेंट एंड हलीमा जुल्फ़िकार यूजुअली। एंड अब जो आज जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ ना, आप कह रहे होंगे हुमायूं बहुत एक्साइटेड आज, क्योंकि मैं उनसे बहुत अपनी टीम से ना आप पीछे पड़ जाते किसी मेहमान के लिए कि यार उसको क्यों नहीं बुला रहे, क्यों नहीं टाइम मैच हो रहा उनका, क्यों नहीं हमारे साथ हो रहा। तो फाइनली वी गॉट होल्ड ऑफ आज हमारे पास मौजूद हैं और मैस कम्युनिकेशंस इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इनका मैं तब से इनको ये नहीं पता कि मैं इनका एक शो बहुत जो है वो शौक से सुनता था, स्लो जैम्स, मुझे बहुत पसंद था। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज़। मानी का शो मैंने आपको बताया मुझे अच्छा लगता था, निका राजा का मुझे अच्छा लगता था, एंड देन इनका मुझे शो में नाम नहीं बताता ना, ऐसे कैसे नाम बता दूँ। फिर मुझे इनकी, अब ये शायद इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा, लेकिन इनकी ये बड़ा मुझे लगता है ये क्लेम टू फेम होना चाहिए। शी इज़ अ फिटनेस फ्रीक, द वे शी वर्क्स आउट। ज़ैनब, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये किस तरह वर्कआउट करती है। कभी कभी जब जिम में होती है तो मेरा दिल करता है मैं उस वक्त जिम में ना हूँ, क्योंकि द वे शी वर्क्स आउट इज़ जस्ट अमेजिंग। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन वो टैरो कार्ड रीडर हैं और इन्होंने यहाँ पर एक बार टैरो किया था। मेरे जो साथी एंकर हैं इससे पहले यहाँ पे मौजूद थे। अभी वो, क्योंकि आपको कहीं से ऑफ़र आती है, उस वक्त सिर्फ उन्हें ऑफ़र वगैरह आई थी और इन्होंने कहा था तुम जा रहे हो, तुम्हारा किसी जगह से है जो तुम्हारा बुलावा आ गया। और वो बात बिल्कुल ठीक थी, उसके हाथ पैर फूल गए। उसने कहा ओहो, ये आपको कैसे पता चल गया। पर आज हम उनसे पूछेंगे, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। शी इज़ एन एक्ट्रेस, फिल्मों में भी काम की और ये वो आवाज़ है जो सब टर्किश ड्रामा में जब डबिंग हुई थी, सबसे पहली इज़ाबेल इज़ द ड्रामा, जिसपे इनकी डबिंग भी आपने सुनी होगी। फिल्मों में काम करती है, हमारे बहुत प्यारे ड्रामा में भी इन्होंने काम किया। वो ड्रामा मुझे बहुत पसंद था, लेकिन विलन थी तो मुझे इनसे थोड़ी सी नफरत होना शुरू हो गई थी। तो ये इनके कैरेक्टर की जो है ना, वो इट्स अ विन फॉर हर कैरेक्टर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल, जिनका नाम बहुत खूबसूरत है, कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि उनका नाम है सना हुमायूं। और जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव सना हुमायूं ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम सना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मैं इतनी सोई हुई हालत में आई थी एंड विद योर एनर्जी आई एम लाइक फुली चार्ज्ड। प्लीज बैठे, क्या हाल चाल है? थैंक यू, बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे हुमायूं।
The energy you bring in this morning, the set, the colors और ज़ैनब की recipe, I'm so excited. बहुत सारे बर्न विक्टिम्स आते हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग आते हैं जिनकी रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ता है, उनके मैनेज करना पड़ता है उनके घाव को या उनके ज़ख्म को या जले हुए पार्ट को। किस हद तक मैनेज किया जा सकता है और उसके बाद जो है वो साइंस भी इजाज़त नहीं देती, या अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि फुली जो है वो रिकंस्ट्रक्शन बेहतरीन तरीके से हो सकती है? बिल्कुल, आजकल बेहतरीन तरीके से हो सकती है, नो मैटर कितनी सीवियर इंजरी थी या कितना सीवियर ट्रॉमा था, कितनी सीवियर डिसफिगरमेंट है फेस की या किसी बॉडी ऑर्गन की, बर्न लेवल कितना हाई है, बर्न लेवल कितना हाई है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें माइंड में होती है कि पेशेंट की लाइफ, क्योंकि बर्न में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल 50% या उससे ज़्यादा बर्न है तो पहली प्रायोरिटी होती है पेशेंट को बचाना। जी जी, लाइफ सेविंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। वो अगर हो जाए उसके बाद फिर देखा जाता है कि कितनी डिसफिगरमेंट है और क्या क्या ठीक हो सकता है, कितना हो सकता है, उस हिसाब से फिर प्लानिंग करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो सवाल लेकर आया हूँ मुझे बड़े, क्योंकि अब मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है प्लास्टिक सर्जन से, शी नोज जी जी, डॉक्टर कमाल जो है, वेरी गुड फ्रेंड्स विद डॉक्टर कमाल। तो मैं अक्सर उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ और मैं हर दफ़ा उनको कहता हूँ, मुझे हलीमा अक्सर मतलब इसको लगता है मैं सच्ची कहता हूँ, लेकिन मैं अक्सर उनको कहता हूँ, मैंने कहा ये बताए ये करा लो, ये बताए ये करा लो, कहते कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ कराने की, और परफेक्ट। मैंने कहा हाँ, मुझे हलीमा भी कहती है। और तो मैं अपने नाक के बारे में कह रहा था, तो डॉक्टर नदा वॉज देयर टू एंड डॉक्टर कमाल वॉज देयर टू। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं करा लूँ राइनो, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर कमाल ने कहा करा लो, बट डॉक्टर नदा कहती नहीं, आई थिंक इसके फेस पे ये सूट करता है, ये वाला नाक, ये थोड़ा बम्पी नाक इसके साथ सूट करता है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। मैं राइनो के बारे में आपसे पूछूंगा। राइनोप्लास्टी बहुत सारे लोग कराते हैं, बहुत ज़्यादा। इट इज़ द मैक्सिमम प्लास्टिक सर्जरी जो होती है, ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, और इसके साथ में ये कॉस्मेटिक भी है और ये ज़रूरत भी है। किसी की हड्डी बड़ी हुई होती है तो वो ठीक कराते हैं, उससे नाक भी आपकी उसी प्रोसेस में ठीक हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर कमाल इज़ अ वेरी गुड टीचर ऑफ माइंड। अच्छा, मैंने उनसे बहुत से प्रोसीजर्स सीखे हैं पर्सनली उनके पास जाके। अच्छा, तो राइनोप्लास्टी बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं। किसी को अगर डीएनए से यानी कि नाक की हड्डी अंदर से टेढ़ी है और उसको सीवियर सांस का इशू है कि उसको एक तरफ से सांस आ रहा है, एक तरफ से आ ही नहीं रहा, अब उनकी मजबूरी है कि दे विल गो फॉर दी सेप्टो राइनोप्लास्टी। अब हमने सिखाना, हम बच्चों से डरना शुरू हो गए कि हम कहेंगे तो कुछ और डिमांड करेगा तो वो कहाँ से पूरी करेंगे, तो लेट्स डू दिस कि ये एस्केपिंग। बस आसान तरीका यही है कि जो कह रहे हैं आपका एक बेटा है और मैं इसलिए आपकी तरफ लेकर ये बात आया था। आपका बेटा बीबा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे अभी तक याद है, मैं ब्रू के पास था और वो E7 में, तो भाग रहे और तकरीबन 10 के टाइम में बच्चा बड़ा अच्छा खासा, कितने साल का है? 21 ईयर्स का बच्चा, और भाग रहे। आपने ये नहीं समझना कि बिल्कुल बच्चा है, उनका बच्चा है। मिल तो लो, कहते नहीं ममा इज कॉलिंग, ममा इज कॉलिंग, आई हैव टू रन। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा 21 और वो मेरे जितना है, मतलब वो और मेरे से तगड़ा हाइट वगैरह में। ठीक है, आप बच्चों से डर जाते हैं। हाउ डिड यू डू इट? इट्स अ वेरी, आई एम अ फ्रेंडली पेरेंट। मतलब मुझे बच्चे ये कहते हैं कि आप गिवन देम अ लॉट ऑफ स्पेस, और उसमें भी अब जाके थोड़ा सा ये हो रहा है कि अब जो बड़े हो रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे अब लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा स्पेस दे दी, तो वो बल्कि इस बात पे मेरी तारीफ कर रहे थे कि यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड हमने कन्वर्सेशन से किया है। जो ये जगह दी उनको, मतलब आपने उनको टाइम दिया, मतलब आई लेट देम स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हाँ, ऑफ कोर्स, उसके बगैर नहीं होता ना। यू हैव टू हैव अ कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। यू हैव डॉटर्स टू, राइट? I have 3 kids. I have one daughter as well. You have one daughter, she's not here ना, वो तो बाहर होती है, इसलिए मैंने वो उसको तो अभी माइनस ही कर दिया। आपकी बेटियां भी हैं? मेरा बड़ा बेटा है और फिर 2 बेटी हैं। और बच्चों का एग्जैक्टली जौहरिया वाली बात है कि अब हम आखिरी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी डरते थे और बच्चों से भी डरते हैं। True. लेकिन So true. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि बच्चों के साथ आपको एक बड़ा दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। माई फादर वॉज वेरी फ्रेंडली एंड अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंडेड मैन। उन्होंने से मैंने जो सीखा है वो यही है कि बच्चों को लेट देम बी, उनको किसी चीज़ पे रोके नहीं। मुझे ये भी पता है कि जब मैंने साइंसेस में अपने 10th ग्रेड ख़त्म किया, आई गॉट रियली गुड ग्रेड्स, मैं उस वक्त मेडिसिन में भी जा सकती थी, बट मुझे लिटरेचर का शौक था। माय फादर सेड, फॉर्म्स सामने पड़े थे CB के, मुझे याद है, एंड ही सेड बेटा जो तुम्हारा दिल करता है करो। क्या सोचते हैं अपनी शादी के हवाले से? बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, बहुत लेविश शादी पसंद है या नहीं? थोड़ा और आपके इलाके में होती भी कैसे है? कैसी है वहाँ पे, कैसे होते हैं? मुझे दोनों ने बारी बारी बताना है। शहाब, आपसे शुरू करते हैं। हमारे इलाके में तो शादी पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ऑपोजिट लगा। हाँ, मुझे भी लगा था वो कहेगा बहुत सादा शादी होती है। हाँ, 2-3 दिन का होता है और 3 दिन हम मतलब जो मेहमान आते हैं उनको रोटी खिलाते हैं, मतलब सही, मतलब एलीट लेवल का, उस तरह नहीं। अच्छा, हम भी खिलाते हैं रोटी, हमने भी आजकल ही किया है शुरू। इस तरह बाकी भी बहुत अखराजात होते हैं। मतलब क्या खिलाते हैं आप?
सब कुछ लाइक जैसे क्या एलीट क्या बनता है? सबसे एलीट तो सुनो। सही मतलब जो भी मतलब सबसे मशहूर खाने क्या क्या है, क्या क्या बनता है? मतलब ये सबसे बेस्ट जो पठानों को जो पसंद है सबसे ज्यादा दुम्बा, ये चीज़ें। फिर तो पैसे लग जाते हैं। हाँ, दुम्बे फिर में तो तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। दुम्बे, हाँ ये, और 3 दिन मुसलसल इस तरह ही होता है। 3 दिन दुम्बे जो भी से आए, बहुत। हाँ। सुबह शाम रात हर वक्त खाना हाँ, जो है क्योंकि वो वहाँ हर पे चल पठान के रहा फैमिलीज भी बहुत बड़े हैं ना। मतलब इधर पंजाबी का होता है ये और वो सारे खाते लोग भी ना। ठीक ठाक है। हाँ, खाते भी बहुत जिया, तुम्हारी शादी के क्या होता है? जिस तरह आपने बोला कि मशवानी ट्राइब किस तरह सेलिब्रेट करते हैं मुझे, तो आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अगर मेरी शादी होगी तो वो मैं तो कुछ नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, क्योंकि जितने मेरे ट्राइब है वही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। और मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा कटवे बनेंगे। अच्छा, मेरा फेवरेट दुश्मन जो है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज इंडिया को कैसे हराया है हमारे प्यारे से ज़िया मशवानी से, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक कहीं मत जाएगा, सीखेंगे भी व्हाट इज MMA फाइट। आपका दिन अच्छा गुजरा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले आमना जी की कॉल आई थी जिन्होंने अपने बेटे के बारे में एक सवाल पूछा था कि उनकी 2 दफ़ा जो है वो नाक की हड्डी टूट चुकी है। फर्स्ट टाइम जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो गई थी, लेकिन अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हो सकती। क्या वाकई नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो किसके पास उनको जाना चाहिए, क्या करें अब वो? रिकन्स्ट्रक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। मोस्ट लाइकली इनका फर्स्ट ट्रॉमा में हड्डी या सेप्टम का फ्रैक्चर हुआ होगा, जो कि उस टाइम ट्रीट हो गया, अच्छा हो गया। बहुत ज़रूरी है सर्जरी के बाद की पोस्ट ऑफ केयर प्लास्टिक सर्जरी के पेशेंट्स को, जो कि वो अक्सर नहीं ध्यान रखते। जिस तरह इनके बच्चे को भी दोबारा ट्रॉमा हो गया, तो हम तो राइनोप्लास्टिक्स को कहते हैं कि आपने बस दीवार जहाँ देखी ना उससे दूर दूर रहना है कि आपका नाक दोबारा ना लगे, क्योंकि इतनी गंदी डिसफिगरमेंट हो जाती है। जी जी। तो सेकंड ऑप्शन में ये होता है कि फिर सेकंड सर्जरी में एक तो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी लंबी हो जाती है, फिर आपने किसी और बॉडी के ऑर्गन से सेप्टम या कार्टिलेज का पीस लेके आपने नाक बनाना है। मोस्ट हम उस हड्डी रिब को से फिर इसी लेके तरह रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी उनका आमना जी का, वैसे मैं पूछना भूल गई, हमने ब्रेक पे भी जाना था, जब भी कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट होती है तो डॉक्टर्स उसके साथ बताते हैं आपको एहतियाती तदबीर कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। मुझे जहाँ तक याद है, मेरा भाई है, उसकी नी इंजरी हो गई थी बहुत सवेयर। उसके बाद उन्होंने उससे कहा था कि आप, वो थोड़ी हायर लेवल पे क्रिकेट को फॉलो करता था, खेलता था, तो उन्होंने कहा कि अब अगर आप ज़िंदगी में चलना चाहते हैं तो आप क्रिकेट को भूल जाएं, खेलने को। अभी बच्चों वगैरह के साथ खेल लेता है, लेकिन उस तरह से ज़ाहिर है बड़े लेवल पे नहीं खेल सकता, दिल उसका बहुत करता है, लेकिन ज़ाहिर है चलना आपके लिए ज़्यादा अहम होता है। तो डॉक्टर से बताते हैं, या उन्होंने शायद ना बताया हो उनको, इस तरह हो सकता है कि उन्होंने बताया ना हो तो वो दोबारा से खेलने लग गए हों? मोस्टली बताते हैं, इनफैक्ट रिटन फॉर्म में भी दिया जाता है आजकल। तो ये आपने कर सकते हैं, इतना लोड उठा सकते हैं, इतना वॉक कर सकते हैं। ठीक है। Yes, और सलाम टू ज़ैनब एंड टू योर वालेकुम सलाम। सलाम। जल्दी से सवाल पूछिए, हमारे पास और कॉलेज बैक टू बैक लगे हुए। 20 जून 1977। 20 जून 20 जून 1977। पूछना क्या सवाल है? बताओ मुझे। सवाल पूछे। I have never had a tarot card reading. Just say for the fun of it कि आप और क्या हमारे बताती है? जनरल। अच्छा, जनरल yeah. जानना चाहेंगे। जनरल जानना चाहिए। ठीक Thank है, you. आमना ख्याल ठीक है। रखो, खुदा हाफिज, आप ख्याल रखो। ओके आमना, फिर आपको बताते हैं कि आपके लिए सलाह आपने बड़ी क्विक करना, बड़े कॉल पीछे बैक टू बैक लगे हुए मेरे। अच्छा। हाँ हाँ। आमना, आप किसी स्ट्रेस में थी और कुछ मराइटल या आपकी शादी से रिलेटेड या आपकी फैमिली या हैप्पीनेस से रिलेटेड था, जो भी चीज़ आप जिस चीज़ से गुजर रही थी उससे अनकरीब आपका कोई बर्डन लिफ्ट आउट होने वाला है। यू आर कमिंग आउट ऑफ सम स्टॉर्म या chaos या तूफान है वो something. थमने लगा है। वो मतलब शी इज कमिंग आउट एज अ विक्टोरियस एंड शी इज डूइंग अ गुड जॉब व्हाटएवर शी इज डूइंग। गुड गुड। अच्छा, बड़ा मजे की बात है, मैं और हलीमा जब रिकॉर्डेड प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे बड़े मुंह बने होते थे, हम बस काम करते थे, चले जाते थे। हम कह रहे थे हमारे लिए थेरेपी है, हम आपसे बात करते वो हैं, आपसे एनर्जी बातें नहीं होती होती है जो लाइव में होती है, और हम हमारी, आपसे हाँ। थेरेपी होती है। यहाँ से मैंने हारून को तंग किया, फखर भाई को तंग किया, असद को तंग कर लिया, असद भाई को किया, जैनब को तंग किया। जैनब तो अब नहीं अच्छी लगती मुझे, अब कैंसिल कर दिया मैंने जैनब को अपनी ज़िंदगी से। कैंसिल आप समझिएगा जैनब। आप दोनों की तरफ आते हैं। मैंने MMA फाइट को स्टार्ट से सीखना है सबको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों की समर वेकेशन है एट द मोमेंट, जो सितंबर में अब स्कूल खुलेंगे, 1 महीना अभी भी है। क्या ये एक स्पोर्ट के जरिए, जिस तरह क्रिकेट आप खेलते हैं,
कोई और एक्टिविटी आप करते हैं, क्या ये स्पोर्ट की तरीके से लिया जा सकता है? क्या इसे बच्चे सीख सकते हैं? क्या ये फाइटिंग है? क्या इसे लड़ाई कहते हैं? बच्चे इसको लड़ाई समझेंगे? आई वांट टू लर्न व्हाट MMA फाइट इज प्लीज। MMA वाइड स्पोर्ट है जो आपको डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस और रिस्पेक्ट सिखाते हैं। कोई एक ऐसा कोई भी एक स्पोर्ट नहीं है, ये नहीं कि मैं और स्पोर्ट्स को नीचे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये वाहिद ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपको रिस्पेक्ट सिखाता है कि आपने कैसे इस बंदे की रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर मैं एज अ प्रोफेशनल फाइटर हूँ या कोई बच्चा, उसको पता है कि वो इससे अच्छा है, ये उसके लिए रिस्पेक्ट है कि वो उसको अगर ये मुझे गाली भी देगा तो वो उसको कुछ नहीं कहता। सबसे बड़ी चीज़ ये स्पोर्ट्स आपको ये रिस्पेक्ट सिखाती हैं। और लेकिन जो ज़्यादा लोगों के दिमागों में ना, पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अगर हम इनको किसी भी किस्म की फ़ाइट में डालेंगे ना तो इनके अंदर एग्रेशन आएगा, ये ऐसी मारना शुरू कर रहा है। हालांकि हमने जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स को देखा है वो कहते हैं बड़ी से बड़ी बात हो जाए हम किसी पे हाथ नहीं उठाते, हमने कभी कोई लड़ाई हो जाए, कभी कुछ हो जाए, सड़क पे चलते हुए बहुत सारे लोगों की हो जाती है, तो वो जो है वो कहते हैं हमने कभी नहीं किया क्योंकि हमें ये इस गेम जो है बर्दाश्त सिखाती है। लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में अलग चीज़ है, वो कहते हैं एग्रेशन है। और ये बहुत अच्छा स्टीरियोटाइप आपने हाईलाइट किया, मैं इसके बारे में भी बात करना चाहूँगा, पहले आप बताएं प्लीज। असल में यही एक चीज़ है जो पेरेंट्स के दिमाग में एक गलत चीज़ भरी हुई होती है, क्योंकि अगर हम उनको ना टीवी पे शो करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो अगर टीवी पे आप इन चीज़ को हाईलाइट्स करेंगे, फाइटर्स आएंगे, आप बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ इसी वजह से बच्चे फिर माँ बाप इस चीज़ में नहीं कर रहे होते, वो डर रहे होते हैं कि कहीं इंजर वगैरह ना हो जाए, ये ना हो जाए। अगर आप उसमें उसको नहीं तो वो हेल्दी भी नहीं होंगे, और सिर्फ हेल्दी इज़ अ बॉडी नहीं, मेंटली भी हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है इज़ अ बॉडी और मेंटली ये टफ स्पोर्ट है। अगर आप ये करते हैं, बच्चों को आप इसमें डालते हैं, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी फेस कर सकते हैं। एक टाइम आया जिसपे हम सेकंड सिटीजन बनने को तैयार हो गए थे हमारे बच्चे, ठीक है, दे वांट टू गो अब्रॉड, ठीक है, वो वहां जाके सेकंड सिटीजन बनने को तैयार है। लेकिन अब आप जनरेशन को देख रहे हैं, वहां से कॉल आती है, मामा नहीं पाकिस्तान बहुत अच्छा, बाबा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में हम किंग की तरह रहते हैं, यहाँ पे तो इट्स अ मिजरेबल लाइफ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मूव टू अ सिचुएशन, आप देखें अपने दौर में हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन अब आपको हाई टॉप नॉच रैंक यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में मिलेंगी। एचईसी की रैंक यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप मैं नाम लूंगा, नस्ट है, बहरिया है, लम्स है, आईबी और लम्स के ग्रेजुएट आपको कहीं मिलता नहीं है, लेकिन उनको ऐसे हम जॉब्स वहाँ पे मिल जाती है, वहाँ पे बुलाते लोग, लेकिन वो नहीं जाते। मैं आई नो सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग हियर इन पाकिस्तान हु केम बैक टू पाकिस्तान। सेकंड सिटीजन बनना या पाकिस्तान में एक किंग लाइफ जीना, व्हिच वन इज प्रेफरेबल? आपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? दैट्स द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू रिवॉल्व। जॉरिया, इस पे मैंने तो बच्चों पे इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगहों की हैं। ऑब्वियसली सेकंड सिटीजन तो है, बट वहाँ चीज़ें चूँकि स्ट्रीमलाइंड हैं, जस्टिस है सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान में सिर्फ जस्टिस की थोड़ी कमी है, बट ऑब्वियसली ये हमारा मुल्क और जान से ज़्यादा प्यार है। मैंने तो बच्चों पे ही छोड़ा है, तो एज अ रिजल्ट एक बच्चा बाहर है, एक इधर है जो आपने उनकी मर्जी के हिसाब से जो वो करना चाहते थे, अगर ये दूसरा भी कहेगा। लेकिन इसमें ही तो पॉइंट है, दे कम बैक एंड सर्व देयर कंट्री, देयर इज नो हार्म इन हिजरत। हमारे दीन में हिजरत है, और पढ़ाई के लिए तो जाना कहीं पे भी प्रेस किया गया है कि आप जाएं। अभी मेरी मास्टर्स कंप्लीट करेगी, कुछ अरसे वहाँ पे जॉब का एक्सपीरियंस ले एंड देन कम बैक। और यही मैं कहती हूँ कि बाहर से आप टेक्नोलॉजी, बाहर का वर्क एक्सपीरियंस, बाहर के जो एथिक्स हैं वो लाएं और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हों ग्रास रूट लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। देखिए वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी एग्री, हम डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री से आप बहुत सारी चीज से देखकर आप अ रोड टू अ डेवलप्ड कंट्री पाकिस्तान को बना सकते हैं। एंड आई एम श्योर हमने बहुत महाज़े जो है वो जीती अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 आए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी अपने स्पोर्ट्स में देखें, हम बहुत सारी चीज़ों में हम आपसे आगे आते हैं और हम दिखाते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और यही दिखाते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटी सी ब्रेक लेते, वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और जश्न आज़ादी स्पेशल। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मुझे लग रहा था मैंने वापस नहीं आना, क्योंकि मुझे मेरे जो आसान है ना वो ख़ता कर चुकी है सना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बात बताई है। अब इस सितार के बारे में आप पहले बताएंगे या पहले जो मेरे बारे में आपको? आपके बारे में एक बहुत सनसनीखेज खबर है। हुमायूं की शादी अनकरीब आप लोग देखेंगे, इस साल नहीं बट इस साल हुमायूं अपने आप को एटलीस्ट कन्विंस कर लेंगे टू गेट मैरिड। दूसरी चीज़, कहीं से दिल टूट रहा है आपका?
आपको रियलाइजेशन होगी कि द पीपल यू हैव बीन लविंग अराउंड, नो। एक बार फिर टूटने वाला है यार, कितनी दफा टूटेगा ये? देखो दिल टूटेगा तो तुम शादी करोगे ना। ओए होए। अच्छा मिसेस सत्तार के बारे में बताएं। बच्चे का आपने कहा था फ्यूचर बहुत ठीक है, आपने कहा था बहुत। बच्चे का फ्यूचर मुझे कोई नया फ्यूचर लग रहा है। मुझे तो बच्चे की शादी होते हुए नज़र आ रही है कि बच्चा बस शादी करने की तैयारी में और बच्चे के पास कोई ऑप्शन भी तैयार है, अम्मा को बोले कि मान जाएं। चलो जी, गल होगी मुक गई। हमारे पास मौजूद है जी, कौन? मिसेस नजीब जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने टैरो कार्ड उठा ले मेरा ख्याल है, अब तो बहुत सारे लोग आ गए। नहीं ऐसे नहीं होता। नहीं मैं आई कैन यू नो अभी है मेरे मिसेस नजीब अस्सलाम वालेकुम। कॉल शायद उनकी जो है वो कट गई है, आई वी कांट हियर देम। हेलो मिसेस नजीब, आपके नंबर्स चल रहे हैं जनाब, आप कॉल्स करके पूछ सकते हैं अपना। वो कह रहे आउट ऑफ सर्विस हो गए। आपने बहुत शुक्रिया मुझे कॉल देने के लिए, जिसमें एक खातून बोली इसने कहा आउट ऑफ सर्विस हो गए आप लोग। लेकिन आपने मुझे बताया कि मेरी शादी जो है वो तैयार है और इस बार मैं इस साल माइंड बना लूँगा मैं शादी करने के लिए। हले अभी माइंड बनेगा तो मैं तो 50 हो जाऊँगा। नहीं अब मैं शादी करने चाहता हूँ। फाइनल माइंडसेट है कि जिसके बाद दुनिया नहीं कन्विंस करे। कलर थीम और ढोल की थीम और पता नहीं क्या हो रहा था। himself to get into this den of you know marriage। जी अस्सलाम वालेकुम साहिर वली, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप मजे में जी। क्या पूछेंगे बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर सर का हाल पूछे, अपनी तारीख पैदाइश बताएं और सवाल बताएं। 1/11/2002। 1/11/2002। आप टोटल 23 साल के हैं। 2002, 1/11/2002। 11वां महीना है, ठीक है। 1 तारीख और जो तारीख पैदाइश वो 2002 है। नवंबर 1 नवंबर 2002। ये अपने बारे में पूछ, आप अपने बारे में पूछ रहे किसी और के बारे में? सावल वलीद, अपने बेटे के बारे में। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? सितारों का हाल कह रहे हैं, बस बता दो। सितारों का हाल 1 नवंबर। हाय अल्लाह जी। स्कॉर्पियंस जो है ना वो इमोशनल कोई डैमेज है आपके बेटे को और आपका बेटा उस इमोशनल डैमेज से निकल रहा है। ही नीड्स हेल्प एंड आई थिंक वो निकल जाएगा। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। आप चले गए बचपन में अपने? पहले तो सबको सलाम और बिल्कुल नहीं यकीन करें, मैं आपके ये कॉल मैं वेट पे था, मैं सुन रहा था गाना, मेरे अंदर इतना जज्बा पैदा हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल रोंगटे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हुमायूं, लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसको अपने मुल्क से मोहब्बत होगी ना तो इस गाने से जरूर मोहब्बत होगी। नेशनल एंथम के बाद मेरे ख्याल से ये जो एंथम है वो हर किसी को सबसे ज्यादा पसंद है। भाई मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हमारे जुनैद जमशेद भाई को जन्नत नसीब करे। जो वो गा गए ना, इट्स उनकी लेगेसी है गाना, माशाल्लाह। 100%। और मैं वी आर ब्लेस्ड के हम लोग इस पाकिस्तान में रहते हैं। यकीन करें कि मैं लोगों से कहता हूँ कि आप कंपेयर करेंगे ना, आज भी हम अगर अपने मुल्क में अपनी नेशनलिटी के साथ रहते हैं, अपनी पहचान रखते हैं, तो आपको फख्र महसूस होना चाहिए। बिलीव मी और नॉट कि ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं पेप्सी का भी शुक्रिया अदा करूंगा और मैं यकीनन 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप हुमायूं की कहने से मुझे स्कैन कीजिए और जीतिए हर घंटा 1 लाख रुपए। स्पीकिंग, जब हम ये पढ़ रहे थे पॉइंटर्स तो हम सारे भी आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि हम भी जो है वो लेके एक दफा तो जरूर अपनी किस्मत को आजमाएंगे। हो सकता है कुछ हमारे पास भी मुझे लाख रुपए मिले ना हलीमा तो समझे 10-10 हजार रुपए आपके। बात सुने, मैंने आपको बताया 50 तो दे दे यार। बहुत मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी मुझे कहाँ जीने देगी वो। अच्छा एनीवे, कमिंग बैक टू दी, डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो क्योंकि वो कह रहे होंगे मुझे छोड़ दिया इन्होंने। मैं देखिए बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लास्टिक सर्जरी के अलावा से मैं जरा डिफरेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा। इसकी बात ये है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ट्रॉमास हो जाते हैं, उस वक्त आपको जरूरत होती है प्लास्टिक सर्जरी की, क्योंकि आपके हो सकता है गाल खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ एट द स्पॉट जो है ना, फिर वो कोई क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एटलीस्ट हमारे यहाँ तो कोई इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, वहाँ होना कितना जरूरी है? दूसरा एक सवाल, क्योंकि लंबी कॉल नहीं करना चाहता मैं ये सवाल करूंगा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसे लोग आते हैं आपके पास, कोई कहता है कि मेरी नाक मैं भी शयाद की तरह कर दो या फला होठ फला एक्टर की तरह कर दो, ऐसे लोग आते हैं? बात सुने, आप बहुत सारे लड़के भी थे ऐसे, आप कह सकते थे। मैं भी शयाद के आपने नाम लिया, भाभी जरा चेक करें आप।
हाँ, कोई ऐसा भी चाहता है कि मैं हुमायूं की तरह लंबा हो जाऊं। लंबा हो जाओ, ख्याल रखिए। लव यू जी, लव यू लॉट्स। सबसे पहले सवाल का जवाब आप दे देते उसका। सेटअप्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी अच्छे सेटअप्स हैं ऑल ओवर द मेजर सिटीज़ जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा फुल्ली यूनिट डेवलप्ड है। अच्छा, पाकिस्तान, क्योंकि आप ज़ाहिर है हम 1 घंटा गुजार चुके हैं, बचपन के बारे में भी एंड में ज़रूर बात करेंगे कि बचपन की हमारी यादें कैसी होती थी। यकीनन हर किसी ने अपने अपने बुज़ुर्गों से, अपने इंसेस्टर्स से कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनी होती है कि जी जब हम आ रहे थे ये हो रहा था, जब हम ये हमारा फ़लाँ वहाँ रह गया। मेरी नानी जिस तरह जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता था वो बताना शुरू कर देती थी अपनी स्टोरीज़ की, ये हुआ, मेरी खाला वहाँ रह गई, हम नहीं उनको लेके आ सके, पता नहीं अब उनका बाद में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन वो हमेशा ये कहते थे, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि हमारा माल रह गया वहाँ, हमारे घर रह गए, हमारे मवेशी रह गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान आ गए और फिर दोबारा से हमने यहाँ पे सब कुछ बना लिया। कोई ऐसी स्टोरीज़ जो आप लोगों के बड़ों ने आप लोगों को सुनाई हो, उनकी कुर्बानियों की, तो ज़रूर आज हम चाहेंगे कि हम सारे इस प्लेटफॉर्म से शेयर करें ताकि सबको पता लगे कि हमारे बड़े क्या क्या कुर्बानियाँ देके। बिल्कुल जी, यहाँ से शुरू करते हैं फिर वहाँ से आएंगे। जी नायला जी। मैंने स्टोरी सुनी, अब मैं बोलते हुए मुझे रोना आ जाता है। मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ ये बात कि हमने कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया। मेरे दादा नवाब थे इंडिया में, फतेहपुर सीकरी में उनकी हवेलियाँ थीं। जब हिजरत के वक्त वो ट्रेन में सवार हुए तो उनके साथ मेरे फादर, मेरे 2 फूफो, मेरे ताया जी के 2 बेटे थे। और जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो मेरी दोनों फूफो, मेरे चचा और मेरे ताया के 2 बेटे शहीद हो चुके थे। मतलब सिर्फ आपके दादा और आपके फादर जो है वो यहाँ वो और मेरे ताया जी पहुँचे थे। और मेरी दादी जो हैं वो बिल्कुल अलग कहीं और मतलब भटक गई, रास्ते में अलग हो गई, जुदा हो गई। उस ट्रेन में जब हमला हुआ तो बहुत अरसे के बाद, मैंने तो अपने दादा को नहीं देखा, तो मेरे अब्बू सुनाते थे कि बहुत अरसे के बाद दादो हमारी, मतलब मेरी दादी से मुलाकात हुई उनकी किसी कैंप में, और वो इतनी बीमार थी कि बिल्कुल वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई। हाँ, और वो उनको मिली और वो फिर उनको लेकर आए और महीनों वो अपनी बेटियों को, मेरी जो शहीद फूफो थी उनको पुकारती रहीं। और मैंने अपनी दादों से सिर्फ शायद मेरी 2 बार ज़िंदगी में मुलाकात हुई है। तो वो जब भी किसी से मिलती थी तो उनका नाम लेके कहती थी सकीना आई है, फ़लानी आई है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा मेरे दिल में रही। जब भी 14 अगस्त आता है तो मैं सोचती हूँ कि ये वही डेट, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कि वो किस डेट को माइग्रेट हुए, किस डेट को वो शहीद हुई, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वही महीना है, वही शहादतों का महीना है जिसमें हमने ये मुल्क हासिल किया। बिल्कुल ठीक। शबाना, would you like to add something? मेरा तो हुमायूं ऐसा है कि हम लोग तो यहीं से थे, पाकिस्तान से लाहौर में सेटल थे मेरे नाना और उनकी फैमिली। लेकिन नानी जब तक ज़िंदा थी वो अक्सर अपने जो उन्होंने आसपास देखा था, जितनी पेनफुल स्टोरीज उन्होंने जो एक्सपीरियंस की थी उस टाइम पे, वो हमेशा उसका जिक्र करते, क्योंकि वो तो मदद करने वालों में से होंगे ना, जब वहाँ से लोग आ रहे होंगे उनकी मदद कर रहे होंगे वो सारे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर टीम एंड हमारे फाइटर्स माशाल्लाह बैठे हुए, इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम। क्योंकि एमएमए फाइटिंग आजकल बहुत मशहूर होती जा रही है और बड़ी हमारे यहाँ पॉपुलर भी होती जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कवर मेरे हिसाब से इतना नहीं किया जा रहा जितना करना चाहिए। बिल्कुल मैं तो मेरी तमाम मीडिया से दरखास्त है कि इसको कवर करें, क्योंकि मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और बड़े जबरदस्त हैं जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए। और स्पॉन्सर्स को भी मैं कहूँगा प्लीज इस खेल को भी प्रमोट करें। यार आपने एक बात कही है, इधर मुझे बात करने दें। आप स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ज़िया एट द मोमेंट, हालांकि स्पॉन्सर्स को करना चाहिए, आपने इतनी खूबसूरत बात की, आई डोंट वांट लेट इट गो, लेकिन ज़िया की जो अपनी ट्राइब है ना माशाल्लाह उसे इतना सपोर्ट कर रही है, लेकिन आई वांट द स्पॉन्सर्स टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट ज़िया। That's very इंशाल्लाह देखिए, we have to take the first step। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप मोटिवेट करें और बिल्कुल ये होगा जरूर। बात ये है कि देखिए मेरी नज़र में आज क्योंकि हमारे जश्न आज़ादी भी हम बनाने हैं, कल बनाएंगे हम माशाल्लाह। हमारे पास इतना भरपूर टैलेंट है, माउंटेनियर से लेके बाइकर से लेके फाइटर से लेके, वी हैव गॉट एवरीथिंग। दीज आर द एसेट्स ऑफ पाकिस्तान मेरी नजर में। अच्छा, मेरे इनसे सवाल क्विकली मैं कर लेता हूँ। देखिए बात ये कि आपकी टफ जॉब है, मतलब आपकी जो आप खेलते हैं, जो भी आप इसमें मल्टीपल ज़ाहिर चीज़ें आपको करनी होती हैं, तो इसके लिए आप जाहिर बात है इंजरीज भी होती हैं। आपको टफ होना कितना ज़रूरी है और आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत क्या चीज़ करते हैं?
और एक और सवाल मेरी नजर में ये है कि क्योंकि देखिए आजकल ये एस्ट्रॉइड्स का जमाना है, ठीक है, और डूप टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो आपके स्पोर्ट्स के अंदर क्या ये डूप टेस्ट होता है जब आप कहीं जाते हैं? तो आपके ख्याल में जो इसकी मोरल एथिकल वैल्यूज क्या ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से या आप उस वक्त कॉल पे ही होंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो हुमायूं ने सवाल पूछा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डोप टेस्ट के हवाले से। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं ये एथिकल भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, और जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे आपका अलग से जो है वो डोप टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे आप एक्सपोज अगर हो जाएं तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता है कि आपको वापस भेज देते हैं, फाइट नहीं करने देते। तो वो हाँ, मैंने नहीं देखा। मैं हलीमा इनसे एक सवाल मेरा पूछना है कि इन्होंने जाहिर फाइट्स भी करते हैं कि इनका जो अल्टीमेट पैशन क्या है? व्हाट यू वांट टू अचीव फॉर द That's a very good question. That's a very good question. Thank you very much आइया, बहुत शुक्रिया जी। स्टार्ट से पहले सवाल से करते हैं कि आप जो हम ब्रेक लेंगे उसमें सवाल वापस आके कर लेते हैं ताकि भूल ना जाए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौर साहब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कहा यह गया है कि आप अपना फ़ोन जो है वो बंद किया करें और फ़ोन बंद करके आप मैंने वेलकम भी ऐसे कहा कि बंदे का थोड़ा सा तरासा निकला है, क्या हो गया इसको? That's very true. अच्छा, अगर हलीमा कॉस्मेटिक सर्जरी की बात की जाए तो एनीथिंग यू ऑलवेज वांट टू हैव योर नोज फिक्स्ड? पहले मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक टाइम आएगा मैं अपनी आंखों का कलर और नाक जो है वो चेंज करा लूँगी, लेकिन बूथा बनता है। अब जो है वो मैं कुछ भी नहीं चाहती। मुझे ये होता है जितना भी आपका एक्सपोजर होता जाता है, अवेयरनेस आती जाती है, तो जब भी हम फिलर्स की बात करते हैं या हम इस तरह बोटॉक्स की बात करते हैं तो आपको पता लगता है कि वो आपके जो मसल्स हैं उनको मफलूज कर रहा है। बोटॉक्स जो है वो अगर उर्दू में आपको समझाया जाए तो वो आपके जो मसल्स होते हैं उनको पैरालाइज कर देता है, मफलूज कर देता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी की किसी भी ऑर्गन को खराब करूं। कौन सी बॉडी पार्ट तुम्हें लगता है कि यू कैन गिव इट अवे एज टू अ प्लास्टिक सर्जन? यू लुक कि बहुत फिट है मेरा फेस फीचर में से एवरी फीचर, माय लिप्स में भी। हाँ, मुझे पता तो भी है कहूँगी, एंड मुझे ये लगता है कि मेरे चेहरे पे माय एंटायर फेस इज आर्ट, लेकिन फिर भी मैं राइनो टाइनो सब कुछ कराना चाहता हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल, तुमने यूं करके भी देखा, तुम्हें आ रहा है सांस। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग आपके पास वाकई, जिस तरह हमने अभी ये डिस्कशन की, इसका मकसद यही था कि बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते होंगे ये आई वांट दिस टू बी फिक्स्ड। आप अगर देखते हैं कि उनको नीड नहीं है तो क्या काउंसलिंग करते हैं उनकी कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो आप ये कराएं और उसके बाद जो है वो मसला हो जाए आपको कोई, या नहीं आप कहते हैं कि ओके फ़ाइन, अगर ये गवर्नमेंट अस्पताल है और कोई बंदा आ रहा है तो ठीक है कर देते हैं? कॉलर लेते हैं फिर मैं सवाल की तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान फ्रॉम पेशावर। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी सर, आप कैसे? ठीक है, संग हाल चाल दे, खैर दे? शुक्र दे, अमन नीचे तबीयत हम खैर दे। एक यही लाइन आती थी हुमायूं को, आपने आगे से पश्तो बोलनी नहीं शुरू कर देनी। क्या कहेंगे सलमान भाई? अच्छा, पशु देखता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहे, अल्लाह ताला खुश रखे। खूबसूरती से सना अपने सैंडविचेस खा रही है और मैंने भी उसमें से एक लिया है, लेकिन सैंडविच क्योंकि बहुत मज़े के हैं, एक का वादा किया था लेकिन अगर एक और मिल जाए तो मुजायका नहीं। जरूर मैं भी मुजायका नहीं है, बहुत नरम फ्लफी से सैंडविच है, सख्त फ्रेश और मजे आ गए। बहुत वो जो चीज का फ्लेवर आ रहा है ना ज़ैनब, वो थोड़ा सा तबाही गुन हो गया। तबाही गुन हो गया है, एंड द फ्रेशनेस ऑफ द चिकन। क्या नाम है जी? अनीसा अदीला जी। अस्सलाम वालेकुम अदीला जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैंने ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1984। 1984। मेरे से भी सलाम कर लेना, तो कोई मुजायका तो नहीं था वैसे, पर चले कोई। जी आपको ही जी बहुत इनके फ्रेंड। वालेकुम अस्सलाम। 1984 और क्या डेट ऑफ बर्थ पूरी बताइए? उनकी 8 जून 1984। और क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? उनका पूछना है कि उनकी ना 8 साल हो गए नौकरी को, तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, बड़ी ना उनकी नौकरी की परेशानियां बताएं कि आने वाले वक्त में उनकी रेगुलर हो जाएंगे, कोई क्राइसिस तो नहीं आगे। अब
अब्दुल वहाब। हमारे प्रोड्यूसर साहब का आपको मशवरा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे रहे, अभी वैसे भी हालात को इतने अच्छे नहीं चल रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही चले, कोई इधर उधर की जंपटियां मारने की जरूरत नहीं है, बट चले। नहीं वो नहीं, उनके ऑफिस वाले कोई बंदे निकाल रहे हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि देखें आगे उनका इशू चल रहा है, पहले वो निकाले, हम खुद ही निकल जाए। ये वैसे अच्छा, इशू उनका चल रहा है लेकिन वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और ज़िंदगी के चैलेंजेस आपको तोड़ने नहीं आते हैं, आपको उस अपने फुल पोटेंशियल तक ले जाने आते हैं जो आपके अपने अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक हो गया। तो ये चैलेंज उनको ब्रेक नहीं कर रहा है, 8 साल का चैलेंज है, अगले और 8 साल भी वो तगड़ा होकर लड़ सकते हैं जिंदगी से। अच्छा, वो कह रही है 8 साल का बच्चा है तो वो जाना चाहता है एमएमए की तरफ, तो उसको अभी से कराना शुरू कर दें या नहीं अभी थोड़ा? अच्छा, 8 साल के बच्चे के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बीजेजे, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु, जो एमएमए का भी एक, क्योंकि ये मार्शल आर्ट है, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु। इसमें सिर्फ लॉक्स वगैरह होते हैं, कोई हिट नहीं होता, क्योंकि बच्चों के लिए अगर आप एज अ प्रोफेशनल फाइटर मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो मेंटली काफ़ी कमज़ोर होते हैं, माइंड उनका उतना पक्का नहीं होता, क्योंकि जब हिट माइंड के ऊपर बॉक्सिंग में जिस तरह लगती है तो वो हिलता है काफ़ी, तो इसलिए उनके लिए बीजेजे ज़रूरी है कि वो बॉडी वर्सेस बॉडी, माइंड वर्सेस माइंड, क्योंकि उसमें टेक्निक है, तो टेक्निक आपको काम करना होता है, तो माइंड का स्ट्रेंथ लगते हैं उस पर। और जिस तरह रेसलिंग और बीजेजे, ये दोनों चीज़ें 8 साल से लेके 13-14 साल तक बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे। 13-14 साल के बाद वो मिक्स मार्शल आर्ट्स वो फिर बॉक्सिंग की तरफ मतलब आए, वो हिट खा सकते हैं सर के ऊपर फिर थोड़ा बहुत। ठीक हो। शहाब, वुड यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट कि बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या ये ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सीखते हैं, क्या जुजुत्सु भी और ये चीज़ें ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं जो दाव पेच है? हाँ, ऑनलाइन सीख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है अगर फिजिकल हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है, इसके लिए आपके साथ की बॉडी होना चाहिए जो आपको रिएक्शन दे और जिस पे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है शाह, मैंने वो पहले प्रोफेशनलिज्म पूछा था, क्या इससे पेट भर सकता है? क्या इससे आप इसे जॉब समझ सकते हैं, इसे प्रोफेशनलिज्म समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हम एक डिग्री है उसको ऊपर हासिल कर सकते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमें कहीं जॉब मिलता है, सेम इस तरह है। तो आपको पैसे मिलते हैं जब जीतते हैं? टाइम लगाते हैं, पहले मैच्योर खेलते हैं जिसमें उसमें अक्सर पैसे मिलते ही नहीं, फिर प्रोफेशनल शुरू करते हैं, उसमें कम मिलते हैं, जितना आप फाइट करते हैं बिल्ड हो जाते हैं, नाम बन जाता है, फिर सही पैसे मिलते हैं। अब ये हुआ कि 23 मार्च की परेड थी, अब्बा ने पार्टिसिपेट किया हुआ था और मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। अम्मा ने कहा ना बेटे, तेरा पार्टिसिपेशन है, तू तो जाएगा स्कूल, हम जाएंगे परेड देख। मैंने डाली, मैंने कहा प्लीज मुझे मैंने नहीं पार्टिसिपेट करना, मैंने नहीं बनना। उन्होंने कहा ना बेटे, दिस इज शी टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आई स्टिल रिमेंबर, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए मेरी अम्मा को, कि मेरी अम्मा ने एक दिन पहले रात को स्टडी किया पूरा, और फिर उन्होंने मुझे अगले दिन पूरा उसका बताया। 13 अगस्त के दिन, सॉरी 20 मार्च के दिन, मुझे इट वाज 20th मार्च, ठीक है, 23 मार्च को परेड थी, मैं किसको रिहर्सल की सकते। अब जैसे ही मेरी रिहर्सल मेरा शो खत्म हुआ 23 मार्च को, मैं कायद आज़म जरा के, तो मैं परेड ग्राउंड की तरफ निकल गया अपने दोस्त को लेके। अब लिटिल डिड आई नो कि इंक्लोजर में तो आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं गया तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाबा जो है परेड में, उसने कहा तेरे बाबा हो या तेरे बाबा के बाबा हो, अंदर तू नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि अवामी जगह पे आपको बैठना पड़ेगा। मैं अवामी, उसने कहा अब पब्लिक के लिए, क्योंकि देयर वाज ह्यूज, और मुझे याद है पूरी पब्लिक बाहर पूरा बाहर आता होता था, और ये परेड ग्राउंड जो अब रोड है इधर होती थी। अच्छा, हम तो रेस कोर्स का याद है मुझे। अच्छा नहीं, मुझे परेड ग्राउंड इधर होती थी, तब की बात है। मैं जगह ढूंढते मुझे भी तक याद है, जो एयर ब्लू का जो नया ब्रिज है ना, नया ब्रिज जो आखिरी बना, मुझे वहां पे जगह मिली थोड़ी सी, और मैंने इस तरह करके इतनी सी मुंडी से देखा कि मेरे अब्बू जो है वो सामने से गुजर रहे, और मैं चीखा चिल्लाया, मैंने कहा मेरे अब्बू। Everybody was started looking at me, और लेकिन अब्बू ने ना देखा, So I was so proud कि मेरे वालिद साहब जो है वो is a part of that parade। तो मुझे वो अभी तक वाकया याद है कि मैंने सबसे आखिर में देखा। और छोटे से ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं बजाय देखते रहिए एक और से।
वेलकम बैक टू द शो। एक आखिरी सवाल करते हैं जैन से, उसके बाद फिर हमने ज़ैनब की तरफ जाना है क्योंकि वो किचन में जो है वो हमारा वेट कर रही हैं। जैन, बहुत सारी चीज़ों के अलावा जो हमने एक चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड की है वो मार्जरीन है। मक्खन, पहले हमने वाइट मक्खन को रिप्लेस किया था येलो वाले से, और अब हम उससे भी आगे मार्जरीन पे आ गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्जरीन को बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर से सारे हेल्दी फैट्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं और सारे जो आर्टिफिशियल फैट्स हैं वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो क्या मार्जरीन के यूजेज की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट डेली हम सुबह मार्जरीन ब्रेड पे लगा के या स्लाइस पे लगा के जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर आप बटर की बात करिए ना, तो आजकल 2 तरह के बटर चल रहे हैं। एक वो बटर है जो आपका एनिमल सोर्स से आ रहा है, दूसरा वो बटर है जो आपका प्लांट सोर्स से बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें चल रही हैं। अब मार्जरीन जो है इट इज़ वेरी कॉमन। मार्जरीन हो गया, आपका मायोनीज़ वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमनली हो गई हैं। अगर तो आपको खुद ऐसी है कुकिंग स्किल्स के आप या मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स के आप खुद बना सकते हैं घर में, देन इट इज़ गुड। क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस चीज़ें मार्केट से आ रही हैं ना, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो रहे हैं, उसके अंदर उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो हार्मफुल चीज़ बनती जा रही है। तो मार्जरीन इटसेल्फ हार्मफुल नहीं है, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स की वजह से वो हार्मफुल है। अगर आप खुद से अगर बना सकते हैं घर में तो देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन। मार्जरीन तो बहुत मुश्किल है मक्खन बनाना, लेकिन आप मायो वगैरह जो है ना, इस तरह की चीज़ आप मायोनीज़ मुझे बनानी आती है, बड़ी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। तलत आंटी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तीनों बच्चों। जी जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आपको भी। हाँ भाई, मैंने थोड़ी सी देर के लिए शाम को जब लाइट आई थी ना, तो ज़ैनब को मैंने देखा था। थोड़ी सी असल में इस फोन करने की वजह ज़ैनब की तारीफ करनी थी। जी जी बताइए ज़ैनब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? हाँ भाई माशाल्लाह, कल तो आप तीनों बच्चे बिल्कुल बहुत, जैसे 14 अगस्त से बच्चों की ईद पे खुशी होती है ना जी, बिल्कुल वो लग रहा था। बहुत सही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो सेट डिजाइनर है ना, उनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। मुबारकबाद। हाँ, ये अच्छा लग रहा था, नीट एंड क्लीन और बहुत सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और आज डॉक्टर साहब को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, नहीं आज आपकी अब मैं बताऊं आपको, तो पता ना लाइट का मैंने अभी 15 मिनट्स का प्रोग्राम देखा है बस मैंने। जी जी, लेकिन उस 15 मिनट्स में आप ये समझिए कि पूरा वो, मुझे लग रहा है जो कुछ इससे पहले कहा गया होगा ना, वो इसका निचोड़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतने सिंपल वे में। और ये जैसे कि वो एक कहना चाहिए जिद्दी और कम अकल बच्चा होता है ना, वो भी समझ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है, इस तरह से समझा रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही थी कि इतनी यंग एज में इतनी तजुर्बे की बातें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सोचिए कि हमें तो कितने डॉक्टरों का मुंह देखना पड़ा होगा हमें अपनी तकलीफ की वजह से। बिल्कुल, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और इनके लिए बड़ी दुआएं। माशाअल्लाह। आपने जिस तरह डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल और इसके बारे में जो बात की है ना, तो ये बहुत इतना अच्छे लेवल पे ये बात थी कि ये मेरे ख्याल है आपके जितने लिसनर्स हैं ना, ये और नाज़रीन नहीं, ये सब इनको समझ गए होंगे। बिल्कुल और इनके लिए बहुत सी दुआएं और आप बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तलत आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम ज़ैनब के पास चलते हैं, आप भी आ जाएं ज़ैन हमारे साथ। मैं आप भी अपनी लाश को उठा लिया। ये जो सुबह सुबह मुझे सुनाई थी ना इन्होंने ये बात कि तुम तो हर वक्त बीमार रहती है, उसका नतीजा है, मैं बता रही हूँ। पंगा नहीं लेते। और जो बीमार है वो एक बार भी उसने नहीं बोला कि मैं बीमार हूँ। बस देख लो, खवातीन बेचारी ऐसे ही करती हैं, अपने ऊपर ही सहती रहती हैं। मर्द जो है ना, वो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तरह आधा आपने गिराया नीचे और थोड़ा सा डाला। लेकिन मैंने ये नहीं कहा ओह नीचे गिर गया। मैंने ये बात नहीं बोली। चले बस ठीक है, इतना काफी है। हाँ, आप इसके ऊपर बादाम भी डाल दें। मैं डालती हूँ। ज़ैनब, रेसिपी की तरफ आप आ जाओ।
जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने सूजी जो है वो ले ली थी। पहले पानी है 3 कप ले लिया था मैंने। बता रही हूँ ऑनियर बता रही हूँ। ऑनियर ही बता रही थी मैं कर रही थी कि रेसिपी कार्ड चल जाए। पानी जो है मैंने 3 कप इसमें ऐड कर दिया है। गुड़ 2 कप है जिसको मैंने पीस के इसके अंदर डाला है और इसकी चाशनी बना ली है। घी जो है मैंने, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। वनस्पति मैंने इसमें आधा कप ऐड किया है। सब्ज़ इलायची आप पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं 5 अदद। सूजी जो है 3 कप जो है पाव के हिसाब से होगा, 3 कप 1 पाव बनता है, वो आप डाल दें। और फिर आखिर में जो है ना आपने जो चाशनी बनाई है, मैं रेसिपी बता देती हूँ उसका मेथड कि मैंने सबसे पहले चाशनी बना ली थी गुड़ और पानी को मिक्स करके, और फिर जैसे ही गुड़ बिल्कुल मिक्स हो गया था तो फिर मैंने घी लिया दूसरे पैन में और उसके अंदर मैंने सूजी डाली। सूजी का कलर जो है वो जब चेंज हो गया और इलायची भी साथ ही में ऐड कर दी थी मैंने, जब कलर चेंज हो गया तो फिर वो गुड़ वाला जो पानी है वो डाल दिया और बहुत अच्छे से उसको मैंने भूना। और वो निशानी होती है हलवे की कि वो जो है ना पैन का जो साइड्स होती है ना वो छोड़ने लग जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बस फिर आपका जो हलवा है वो रेडी हो जाता है। ठीक है ज़ैनब, अगर इसी को थोड़ा सा आपने थोड़ा ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में कर दिया, कि इसी को थोड़ा सा वो रखना हो, डाइल्यूटेड रखना हो, तो वो भी किया जा सकता है? वो भी किया जा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें और फिर ये करें कि आप लो फ्लेम कर दें। आप मैंने तेज फ्लेम पे किया, आप लो फ्लेम कर दें। जैसे होता है हाँ, वो जैसे बिल्कुल हलवा पूरी खाते हैं तो हाँ, तो आपने वो कर देना है और फिर ज़्यादा पकाना नहीं, वो उसी में जो है, क्योंकि फिर सूजी जो है ना पानी सोख कर लेती है। ये हाँ, वो जितनी तेज़ आंच करेंगे ना वो पानी सोख करती जाएगी। कल तो नहीं, मंडे को मुझे हाँ खिला दूँगी। चलो तो मैं कल निहारी खा लूँ। चलो ठीक है, मेरा बच्चा भी होगा साथ में। ठीक है उसके साथ में चिपक गई हूँ, वो जहाँ मैं आऊँगी वहाँ। थैंक यू सो मच ज़ैनब। इस हवाले से भी आपका शुक्रिया कि जितनी भी ख़वातीन जो है वो घर में मौजूद होती हैं वो भी कभी हमें नहीं कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खाना नहीं बना सकती, या मैं जो है आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह ज़ैनब जो है वो यहाँ मौजूद होती हैं, उनकी चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो वो मैंने आज मेरी हेल्प की है। नहीं मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। मैं तो मना कर दी, मैंने कहा आपने वाइट ड्रेस पहना हुआ है तो आप ना। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच ज़ैन फॉर कमिंग। जिस तरह तलत आंटी ने कहा, आपने बहुत अच्छी तरह से बहुत सिंपल अल्फाज में जो है वो हमें समझाया। थैंक यू सो मच हुमायूं। एक चीज़ यहाँ इख्तिताम में मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे बैगेजेस वो लेके आए हुए होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा ये लेवल रखा करें कि वो भी इंसान है। कल मैं आतिफ असलम साहब का एक कॉन्सर्ट जो है वो देख रही थी, उनकी मजबूरी थी, उनकी कमिटमेंट थी, सारी चीज़ें जो है वो प्रोडक्शन की तरफ से हो चुकी थी। उनके वालिद साहब का जो है वो रिसेंटली इंतकाल हुआ है, फिर भी वो सूजी भी लिटरली उनकी आंखें थी और वो लेकिन आप कैंसिल भी कर सकते थे वैसे, पर चलो नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट था हमारे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप आते से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रोडक्शन को चाहिए था कि शायद उनसे पूछते कि कुछ हम रिप्लेसमेंट कर लें या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि अगर उसने कोई कमिटमेंट की है तो वो उसे पूरा करे। लेकिन लोगों से मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा उनको खींच रहे हैं, तान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल क्या करें कि अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो आप लोग कभी भी उस तरह से आके टीवी पे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उन लोगों का भी ख्याल करें, उन लोगों के साथ भी मसले हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अब तो अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।